नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर से लैब असिस्टेंट फिजिक्स से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा वीडियो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित है। इस टॉपिक से संबंधित एक वीडियो हमने देख लिया है जिसमें हमने अर्धचालक क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर बात करेंगे पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में विभिन्न प्रकार की जो पीएन संधि डायोड है उनका अध्ययन करेंगे। साथ में दिष्टकारी, जिसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। विद्यार्थियों, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारा जैसे ही वीडियो आता है तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तुरंत ही लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। चलिए, अब मैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड के बारे में। पीएन संधि डायोड है क्या, पीएन संधि डायोड किसे कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो अर्धचालक है उसमें दोनों प्रकार पढ़े, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। यदि एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुविक स्तर पर जोड़ दिया जाए, उनके परमाणुविक स्तर पर उनको दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, तो उस निकाय को, उस संरचना को हम पीएन संधि डायोड कहेंगे। क्या कहा जाएगा? पीएन संधि डायोड। एक बार पुनः सुन लीजिए। एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुविक स्तर पर जोड़ दिया जाए तो उस व्यवस्था को, उस संरचना को हम पीएन संधि डायोड कहेंगे। चलिए डेफिनेशन में आपके समक्ष रख देता हूं। क्या है देखिए, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को, जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को, एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से, एन प्रकार के अर्धचालक से, एन प्रकार के अर्धचालक से परमाणुविक स्तर पर, परमाणुविक स्तर पर संयोजित कर दिया जाए, परमाणुविक स्तर पर संयोजित कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो उस व्यवस्था को, उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? पीएन संधि डायोड। क्या कहा जाएगा? पीएन संधि डायोड कहा जाता है। इसको थोड़ा सा समझें कि हमारे पास में ये एक पी टाइप का अर्धचालक है, एक एन टाइप का अर्धचालक है, और दोनों को यदि इस तरीके से जोड़ दें, दोनों को इस तरीके से यदि संयोजित कर दें तो इसको हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। इसे क्या कहेंगे? पीएन संधि डायोड कहा जाएगा। ओके, अब देखिए पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह फिर मैं बात करता हूं, इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसकी भी थोड़ी सी यहां पर हम चर्चा करेंगे। ये अपने पास में आ गया है पीएन संधि डायोड। देखो यहां पर लगाते हैं धात्विक परत,
यहाँ पर धात्विक परत लगाकर इस तरीके से जोड़ दें, इसको हम कहेंगे पीएन संधि डायोड। और पीएन संधि डायोड का ये है प्रतीक चिन्ह। ये क्या है? पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। ओके, क्या है भाई? प्रतीक चिन्ह इधर है P भाग, ये है N भाग, इस तरीके से होता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है, इस निर्माण में आवेशों का प्रवाह होगा। P भाग में भी आवेश होते हैं, N भाग में भी आवेश होते हैं। ये जो आवेशों का प्रवाह है वो दो तरीके से होता है, विसरण विधि द्वारा और अनुगमन विधि द्वारा। देखिए, आवेश प्रवाह, भाई आवेशों का प्रवाह होगा P भाग के अंदर। जो होल हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक, इसमें होल होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर गति करेंगे और जहां दोनों आपस में मिलते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनता है और उदासीन हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र में वो मिलेंगे तो आवेशवाहक गति करते हैं। आवेशवाहकों में गति होती है, तो वो गति दो तरीके की होती है। आवेशों की गति, आवेशों की गति कितनी प्रकार से होगी? आवेशों की गति ये दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी विद्यार्थियों? दो प्रकार की। कैसे? पहली जो गति है वो है विसरण। विसरण का मतलब है घनत्व में परिवर्तन के कारण उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर आवेशवाहक गति करेंगे। आवेशवाहक किधर जाएंगे? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर आवेशवाहक गति करेंगे। किधर से किधर जाएंगे? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर आवेशवाहक गति करते हैं। दूसरा है अनुगमन या अपवाह गति। अपवाह गति, और ये विद्युत क्षेत्र के कारण से होती है। इसके कारण से होती है विद्युत क्षेत्र के कारण से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये आवेशवाहक किधर जाएंगे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। आ गई बात समझ में? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशवाहक क्या करने वाले हैं? गति करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की गतियां होती है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये हमारे पास में P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक हैं। देखिए, इधर है P भाग और इस तरफ है N भाग। P भाग और N भाग दो भाग हो गए हैं। इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब P भाग के अंदर देखिए बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं होल। बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं? ये होल हैं, ये बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं। इसमें होलों की संख्या क्या होती है? ज्यादा। इसमें होल होंगे लेकिन बहुत कम। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बहुत कम होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ये जो मैंने येलो डॉट दिखाए हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको बता रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन को। और ये जो हैं, ये वाला जो निशान मैंने बनाया है ये होल को बताते हैं। किसको बता रहे हैं? होल को बता रहे हैं। अब देखिए दोनों को इस तरीके से यदि हम जोड़ दें, ठीक है, इस तरीके से परमाणुविक स्तर पर संयोजित करके थोड़ा सा गर्म करें तो इधर से चलेंगे होल, इधर से क्या चलेंगे? होल, और इधर से चलने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों तरफ से चलेंगे। और यहां पर अपने पास में जो इन दोनों का संपर्क क्षेत्र है, संपर्क क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल युग्म दोनों आपस में मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपस में मिलने वाले हैं। और जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलते हैं
तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि P भाग की ओर यहां पर ऋणावेश प्रकट हो जाएगा। यहां पर क्या प्रकट हो जाएगा? ऋणावेश प्रकट हो जाएगा और यहां पर एक धनावेशित परत बन जाएगी। यहां पर क्या बन जाएगी? एक धनावेशित परत बन जाएगी। तो देखो यहां से लेकर यहां तक, इस क्षेत्र से लेकर इस क्षेत्र को हम अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षय परत इसको कहा जाता है। अवक्षय परत के अंदर क्या होता है? आवेश वाहकों का होल और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। से आवेश वाहकों की संख्या में कमी आती है, इसलिए इनका क्षय होता है। देखिए जो विद्यार्थी हमारे से जुड़ चुके हैं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें। सभी को नमस्कार, हेलो। चलिए, कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नाभिक वाला जो पोर्शन है उसका भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी जल्दी ही लेकर लौटेंगे, टेंशन मत लीजिए। जल्द ही उसकी पीपीटी जब तैयार होगी तो हम आपके लिए न्यूक्लियस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो लेकर लौटेंगे। कंटिन्यू आप हमारे साथ में बने रहिए। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस डायग्राम को इतना बड़ा डायग्राम न बनाकर एक सिंपल से डायग्राम में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास में है P भाग और ये हमारे पास में है N भाग। P भाग और N भाग के बीच में ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इधर इसके इस तरफ तो होता है नेगेटिव वाली परत और इधर होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस परत को हम यहां से लेकर यहां तक की जो परत है इसको हम अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षय परत। इस क्षेत्र को हम हासी क्षेत्र कहते हैं। हासी क्षेत्र या अवक्षय परत एक ही है भाई। हासी क्षेत्र कह दीजिए, अवक्षय परत कह दीजिए। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे भाई, हासी क्षेत्र अवक्षय परत क्या है, किस तरीके से ये निर्मित हुई, पीएन संधि डायोड क्या है, ये आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी यहां पर बात करता हूं। देखिए इस P भाग की ओर ऋणावेश है, N भाग की ओर धनावेश है। यहां से और अधिक आवेश वाहक आर पार नहीं जा पाते। इस कारण से इस विद्युत क्षेत्र को हम अवरोधी विद्युत क्षेत्र, और विभव जो उत्पन्न हो जाता है उसको हम अवरोधी विभव या विभव प्राचीर कहेंगे। ओके, चलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं यहां पर अवक्षय परत के बारे में। तो जो अवक्षय परत है ये पीएन संधि डायोड में संपर्क क्षेत्र में बनी अल्प मोटाई वाली परत होती है। देखिए ध्यानपूर्वक समझें इसको। इसमें होती है पीएन संधि डायोड में पी व एन भाग के संपर्क क्षेत्र में, भाग में संपर्क क्षेत्र में बनी परत, संपर्क क्षेत्र में बनी ये परत होती है। देखो इसका नाम अवक्षय परत क्यों दिया गया है? इसमें इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनते हैं। इलेक्ट्रॉन वह होलों का युग्मन हुआ है, यहां पर होलों का युग्मन, जिससे आवेश वाहकों की संख्या में क्या आई है? जब ये युग्मन हुआ तो आवेश वाहकों की संख्या में कमी आई। आवेश वाहकों की संख्या में क्या आई भाई? आवेश वाहकों की संख्या में कमी आई। इसी वजह से इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसी वजह से इस परत को हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ी सी अवक्षय परत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अवक्षय परत जो है इसकी मोटाई बहुत कम होती है। अवक्षय परत की मोटाई क्या होगी? अवक्षय परत की मोटाई ये होती है माइक्रोन में। किसमें होती है? माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर। 10 की घात -6 मीटर में इसकी मोटाई होती है। अब देखिए अवक्षय परत की जो मोटाई है वो डोपिंग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा अशुद्धि मिली होती है P और N भाग में, अवक्षय परत की मोटाई भी उतनी ही कम होगी। यहां पर ध्यानपूर्वक देखें, समझ लें।
अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की जो मोटाई है वो डोपिंग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डोपिंग की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साथ में अवक्षय परत के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ले लें कि अवक्षय परत की जो वैल्यू है, मोटाई है, चौड़ाई है, वो ताप पर भी निर्भर करते। जितना ज्यादा ताप होगा अवक्षय परत की चौड़ाई या मोटाई है वो ज्यादा होगी। अवक्षय परत की मोटाई, अवक्षय परत की मोटाई ताप के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब देखिए बात करते हैं यहां पर विभव प्राचीर। किसकी बात करते हैं? विभव प्राचीर की बात करते हैं। तो जो पीएन संधि डायोड है आपके पास में क्या है भाई? ये है पीएन संधि डायोड। इसमें ये है पीएन संधि और इसमें ये पी भाग हैं, ये एन भाग हैं। तो इसमें ये इधर तो होता है ऋणावेश, इधर क्या होता है भाई? ऋणावेश होता है। इधर क्या होता है? धनावेश होता है। ये इसको हम बोलते हैं अवक्षय परत। तो अवक्षय परत के सिरों पर एक विभव उत्पन्न होता है जो और अधिक आवेश वाहकों को अपने में से पारगमित नहीं होने देता भाई। इधर से जो होल हैं वो इनको इधर से नहीं जाने देता, इधर जो इलेक्ट्रॉन है इनको इधर नहीं जाने देता। ठीक है, इस वजह से इस जो वोल्टेज है, जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम विभव प्राचीर या अवरोधी विभव कहते हैं। यहां पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसको अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, क्या है डेफिनेशन विभव प्राचीर की? अवक्षय परत के अवक्षय परत के किनारों पर, अवक्षय परत के किनारों पर धनावेश व ऋणावेश की परतें बन जाती है। धनावेश व ऋणावेश की परतें बन जाती है, जिससे अवक्षय परत में से, अवक्षय परत में से और अधिक आवेशवाहक नहीं जा पाते हैं। इस परत के सिरों पर उत्पन्न विभव अवरोधी विभव या विभव प्राचीर या इसको हम अवरोधी विभव भी कहते हैं। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब यहां पर आप ध्यान दें, यदि मैं जो अवरोधी विभव है उसको 20 VB से लिख रहा हूं तो GE के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.5 वोल्ट होती है। ठीक है, अब जैसे मैं एक रिलेशन आपको बता दूं कि जो अवरोधी विद्युत क्षेत्र है ये VB बट्टे में D के बराबर होगा। ये क्या है? VB तो है अवरोधी विद्युत क्षेत्र, यह है अवरोधी विभव या विभव प्राचीर, यह है अवक्षय परत की मोटाई। ओके,
तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ यहाँ पर बता देता हूँ कि अवक्षेप्रत, जो अवक्षेप्रत यहाँ पर बन रही है, इस अवक्षेप्रत पर ऐसे ये हमारे पास में P भाग हैं, ये N भाग हैं, इधर नेगेटिव चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे होता है भाई। अब यदि मैं यहाँ पर एक तरफ ले लूँ विभव, एक तरफ हम क्या ले लें विभव, और दूसरी तरफ दूरी ले लें, तो देखो इधर तो पॉजिटिव, इधर तो क्या होगा पॉजिटिव ऐसे, और इधर नेगेटिव, इधर तो है पॉजिटिव विभव, इधर क्या है भाई नेगेटिव विभव। बात करें आवेश वाहकों की, क्या किसकी बात करें आवेश वाहकों की, तो जो आवेश वाहक हैं वो भी इस तरीके से ही होंगे, ऐसे, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, यह है आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। और यदि हम विद्युत क्षेत्र लें, तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ओके, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में ही होना है, विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में ही होगा, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर बात करता हूं अभिनति। अभिनति का मतलब है पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ने का तरीका। पीएन संधि डायोड को बैटरी से या किसी सेल से जोड़ने का जो तरीका है उसी को हम कहते हैं अभिनति। देखिए क्या है अभिनति का मतलब है पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ना, बैटरी से जोड़ना मतलब विभवांतर आरोपित करना। उसके ऊपर क्या आरोपित करेंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे। तो विभवांतर आरोपित करने का जो तरीका है उसी को हम अभिनति कहते हैं। अब ये जो अभिनति है, ये जो अभिनति है वो दो प्रकार से होती है, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। अग्र अभिनति क्या है समझ लीजिए कि पीएन संधि डायोड के पी भाग को, पीएन संधि डायोड के पी भाग को धन टर्मिनल से, धन सिरे से, धन सिरे से तथा एन भाग को, एन भाग को बैटरी के ऋण सिरे से, बैटरी या सेल के ऋण सिरे से, ऋण सिरे से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो उसे अग्र अभिनति कहते हैं, उसे अग्र अभिनति कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, अग्र अभिनति कहा जाता है। कि अब यहां पर आप ध्यान दें, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास में एक पीएन संधि डायोड है, इसमें ये P है, ये N है, ये हमारे पास में यहां पर बैटरी से जोड़ने का तरीका देखें भाई, इस तरीके से बैटरी जुड़ेगी, P भाग से पॉजिटिव और N भाग से नेगेटिव, P भाग से पॉजिटिव और N भाग से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं अग्र अभिनति। क्या कहेंगे, अग्र अभिनति कहा जाएगा। देखो जोड़ने का तरीके को मैं इस तरीके से भी समझा सकते हैं, ऐसे, ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव सॉरी ये P भाग है, ये नेगेटिव N भाग है। तो बैटरी से जोड़ने का तरीका आप देख लीजिए, इस तरीके से जोड़ दे तो इसको हम कहते हैं अग्र अभिनति। क्या कहेंगे, अग्र अभिनति कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अग्र बायस में या अग्र अभिनति में होता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुने। अग्र बायस में, अग्र बायस कह दीजिए, अभिनति कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस इसको बोला जाता है। अग्र बायस में क्या होता है भाई, अग्र बायस में होता है, पहली बात तो ये होती है अवक्षेप्रत की चौड़ाई घट जाती है। अग्र बायस में अवक्षेप्रत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अवक्षेपरत की, अवक्षेपरत की चौड़ाई घट जाती है, चौड़ाई घट जाती है। अवक्षेपरत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, विभव प्राचीर भी घट जाता है, विभव प्राचीर भी घट जाता है। दोनों को आप दिमाग में फिट बैठा लें, विभव प्राचीर भी घट जाता है, विभव प्राचीर भी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये आप ध्यान में रखें। अग्र बायस में यदि किसी पीएन संधि डायोड को जोड़ेंगे तो अवक्षेप्रत और विभव प्राचीर दोनों का मान घट जाएगा। अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं, पश्च बायस, पश्च अभिनति, इसको हम उत्क्रम अभिनति, देखो इनके क्या क्या नाम हैं वो देख लीजिए। इसको हम पश्च बायस भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं भाई, पश्च बायस। दूसरा इसका नाम है उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति। इसको रिवर्स बायस कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, रिवर्स बायस इसको बोला जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान पूर्वक समझें। यदि पीएन संधि डायोड को, पीएन पीएन संधि डायोड के, पीएन संधि डायोड के पी भाग को, पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से, ऋण सिरे से, बैटरी के ऋण सिरे से, तथा एन भाग को, एन भाग को धन सिरे से, एन भाग को किससे जोड़ेंगे, एन भाग को धन सिरे से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो उसे पश्च अभिनति कहते हैं, पश्च अभिनति कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे भाई, पश्च अभिनति कहेंगे, रिवर्स बायस कहा। डायग्राम के जरिए देखें, ये हमारे पास में जैसे एक पीएन संधि डायोड है, इसमें ये पी भाग है, इसमें ये एन भाग है, और इनको देखिए बैटरी से जोड़ने का तरीका देख लीजिए, इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरीके से यदि इसको जोड़ दें नेगेटिव पॉजिटिव से, तो ये है पश्च बायस, उत्क्रम बायस। पश्च बायस कह सकते हैं, उत्क्रम बायस कहा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, इस तरीके से भी इसको दिखाया जा सकता है। ये माइनस प्लस, ये है माइनस वाला पी भाग से और प्लस वाला एन भाग से जोड़, ठीक है। अब यहां पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, यहां पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि पश्च बायस में किसी पीएन संधि डायोड को यदि हम जोड़ दें, संयोजित कर दें, तब उसकी अवक्षेप्रत की चौड़ाई या मोटाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है, विभव प्राचीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अग्र बायस में जो इफेक्ट पड़ रहा था उसका जस्ट अपोजिट पड़ने वाला है। तो यहां पर आप ध्यान दें, पश्च बायस में, पश्च बायस में, पश्च बायस में देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट तो यही है कि अवक्षेप्रत की चौड़ाई घट जाएगी, अवक्षेप्रत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाती है, सॉरी, अवक्षेप्रत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, अवक्षेप्रत की चौड़ाई बढ़ जाती है, वहां घट रही थी, यहां क्या हो रही है,
बढ़ जाएगी। साथ में क्या होगा, विभव प्राचीर भी बढ़ जाएगा। विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है, प्राचीर भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यार आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं। ये तो थी अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। अब मैं यहां पर अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब है वोल्टता और धारा के बीच में ग्राफ। यहां पर किन के बीच में ग्राफ आएगा, वक्र का मतलब है V व I में ग्राफ, V व I में ग्राफ। तो इसमें अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, अग्र अभिलाक्षणिक, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। अग्र अभिलाक्षणिक वक्र में क्या होगा, देखिए ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। ये हमारे पास में पीएन संधि डायोड हैं और इस पीएन संधि डायोड में इस तरीके से ये जोड़ दिए हमने। अब यहाँ पर अपन को एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर भी जोड़ना है, ठीक है। इसमें ये तो है वोल्ट मीटर और ये है एमीटर, इस तरीके से हमने जोड़ दिया इनको, ठीक है। आप यहां पर ध्यान देंगे कि इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से ये जुड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज और धारा दोनों का मान यहां पर देखेंगे। वोल्टेज का जो मान होगा वो VF, धारा का जो मान होगा वो IF। VF और IF के बीच में जो ग्राफ होगा वही ग्राफ मैं समझा रहा हूं। देखिए यदि मैं यहां पर इस तरफ तो ले लूं IF और इधर ले लूं मैं VF, तो इनका जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा अग्र धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। हालांकि ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता, दोनों एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते, लेकिन वैल्यू जरूर बढ़ती। इसी प्रकार से दूसरा वक्र प्राप्त होने वाला है, उसको हम कहते हैं पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। पश्च अभिलाक्षणिक, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। और पश्च अभिलाक्षणिक वक्र में ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा समझ लेवे आप। तरीके से हमारे पास में पीएन संधि डायोड है, ऐसे हमारे पास में ये मैं सीधा ही सेल जोड़ देता हूं ऐसे। ये है माइनस प्लस भाग, ये एन भाग, ये प्लस है ये माइनस है, ए है ये वी है, ये माइनस में है ये प्लस में है, माइनस में प्लस में, इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा PR और धारा होगी उसको IR। IR को हम लेंगे इधर, IR को रिवर्स जो करंट है उसको इधर, और रिवर्स जो वोल्टेज है उसको, ये ऐसे ग्राफ आए, इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त होने वाला है। तो अग्र बायस के लिए तो ये है, ये वाला जो ग्राफ है इधर वाला अग्र बायस के लिए है, और ये वाला जो ग्राफ है वो पश्च बायस के लिए। इसको हम अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। दोनों का मैंने एक साथ दिखा दिया है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब यहां पर हम बात करेंगे जेनर डायोड के बारे में। देखिए जेनर डायोड भी एक पीएन संधि डायोड ही होता है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का डायोड होता है। ये पश्च बायस में जुड़ता है और एक निश्चित पश्च वोल्टता पर धारा का जो मान है वो तेजी से बढ़ता है। उस वोल्टेज को हम जेनर वोल्टेज कहते हैं या भंजन वोल्टता भी कहा जाता है। जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज में आता है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज में
आता है। चलिए, जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड एक पीएन संधि डायोड, एक ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड, संधि डायोड जो निश्चित पश्च वोल्टता पर, जो निश्चित पश्च वोल्टता पर, निश्चित पश्च वोल्टता पर तेजी से धारा प्रवाहित होने दे, तेजी से धारा प्रवाहित होने दे। तेजी से क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा, तेजी से धारा प्रवाहित होने दे। क्या कहलाएगा भाई? जेनर डायोड कहलाता है। जेनर डायोड कहलाता, क्या कहलाएगा? जेनर डायोड कहलाता है। क्लियर? तो देखो यहां पर ये क्या है, कुछ चीजें क्लियर कर लीजिए। जेनर डायोड पश्च बायस में ही जुड़ता है। जेनर डायोड कौन से बायस में जुड़ेगा? जेनर डायोड पश्च बायस में ही जुड़ता, में ही जुड़ता है। ओके, ये कौन से बायस में काम करेगा? पश्च बायस में काम करेगा। निश्चित पश्च वोल्टता पर, देखो यहां पर निश्चित जो पश्च वोल्टता है उसको हम कहते हैं भंजन वोल्टता, जो अभी मैंने आपको यहां बताई है। निश्चित पश्च वोल्टता, निश्चित पश्च वोल्टता, इस निश्चित पश्च वोल्टता को हम कहते हैं भंजन, भंजन वोल्टता। इसको हम जेनर वोल्टता भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? जेनर वोल्टता। भंजन वोल्टता या जेनर वोल्टता भी इसको कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह देख ले में, जेनर डायोड का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस टाइप का होता है? देखिए अपना जो सिंपल पीएन संधि डायोड है उसमें ये वाली जो लाइन है इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाता है। ये पीएन संधि डायोड है और उसके इस सिरे को ऐसे ऐसे घुमा दें तो ये जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह हो, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। अब यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूं, यहां पर देखो ध्यान देंगे आप लोग, इधर हमारे पास में है पी आर, इधर हमारे पास में है आई आर, इनके बीच में खींचा गया ग्राफ है वो इस टाइप का हमें प्राप्त होता है। जिस वोल्टेज पर धारा की जो वैल्यू है वो तेजी से बढ़ती है उस वोल्टेज को हम कहते हैं वी जेड, और ये जो वी जेड है इसी को हम जेनर वोल्टता कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? जेनर वोल्टता कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है भाई? जेनर वोल्टता कहा जाता है। अब देखो इसका जो उपयोग है वो क्या है? जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड का उपयोग क्या होता है भाई? जेनर डायोड का उपयोग, जेनर डायोड का उपयोग तो ये किस यूज में आता है? तो ये वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज में आता है। वोल्टता नियंत्रक के रूप, वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज में आता है। किस रूप में यूज में आता है? वोल्टता नियंत्रक के रूप में। अब देखो इसको कैसे किसी सर्किट के अंदर संयोजित करते हैं। तो ये हमारे पास में है एक अनियंत्रित वोल्टेज। अनियंत्रित वोल्टेज को बैटरी दिखाकर उसके ऊपर एरो का निशान दिखा सकते हैं, या हम यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अनियंत्रित वोल्टता, अनियंत्रित वोल्टता। क्या लिखा भाई हमने? अनियंत्रित वोल्टता। अब यहां पर जोड़ते हैं एक तरीके से, ये हमारे पास में
ऐसे। ये है एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है जो कि सर्किट को जलने से बचाता है। और यहाँ पर ये P भाग है, ये N भाग है, ये है जेनर डायोड, ये लोड प्रतिरोध है। यहाँ पर नियंत्रित वोल्टता प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या प्राप्त होगी? नियंत्रित वोल्टता, नियंत्रित वोल्टता यहाँ पर प्राप्त होगी। यहाँ पर क्या प्राप्त होनी है? नियंत्रित वोल्टता प्राप्त होगी। क्लियर? ये बातें आपको समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता में कन्वर्ट करने वाला जो डायोड है इसको हम जेनर डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जेनर डायोड इसको कहा जाता है। यार अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं अगले टॉपिक दिष्टकारी की। दिष्टकारी होता क्या है? तो दिष्टकारी देखिए, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होता है उस प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलने वाला उपकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलने वाला जो उपकरण है उसी को हम दिष्टकारी कहते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है? दिष्टकारी कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में, दिष्ट वोल्टता में बदलने वाला उपकरण, बदलने वाला उपकरण, बदलने वाला उपकरण दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाएगा? दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाएगा? दिष्टकारी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। AC को किस में कन्वर्ट करेगा? DC में कन्वर्ट करेगा। AC को DC में बदलने वाला उपकरण। अब देखो यहां पर बदलने की जो प्रक्रिया है उसको दिष्टकरण कहते हैं। दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब है AC वोल्टता को DC में, AC वोल्टता को DC में बदलने की प्रक्रिया, AC वोल्टता को DC वोल्टता में, AC वोल्टता को DC वोल्टता में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दिष्टकारी है वो हम यहां पर पढ़ेंगे दो, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसमें एक डायोड का गुण है, एक डायोड की प्रक्रिया है, एक देशिक प्रॉपर्टी, एक देशिक गुण कि एक दिशा में से तो धारा बहती है और विपरीत दिशा में धारा नहीं बहती। मतलब अग्र बायस में धारा बहती है, पश्च बायस में ये अनंत प्रतिरोध की भांति काम करता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए डायोड के एक देशिक गुण का प्रयोग करते हैं। यहां एक देशिक गुण का उपयोग, गुण का उपयोग मतलब अग्र बायस में तो धारा का प्रवाह होगा, अग्र बायस, अग्र बायस में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह होता है।
जबकि पश्च बायस में नहीं होता। पश्च बायस में धारा प्रवाह नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए दिष्टकारी को उपयोग में लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये एसी वोल्टता के आधे भाग को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी वोल्टता के आधे भाग को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कैसे करेगा? देखो, एसी वोल्टता के आधे भाग को, आधे संकेत को, आधे भाग को डीसी वोल्टता में कन्वर्ट करता है। डीसी वोल्टता में बदलता है, डीसी वोल्टता में बदलता है। ठीक है, आधे भाग को किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। कैसे निर्मित होगा? देखिए, ध्यान दें, इसमें एक इस तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत होता है और इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से यहां एक ट्रांसफार्मर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होगा? एक ट्रांसफार्मर यहां पर जुड़ा होगा और वो इस तरीके से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है उसके एक सिरे पर पीएन संधि डायोड क्या जुड़ा होगा? पीएन संधि डायोड इस तरीके से जुड़ा होगा और ये यहां पर होता है लोड प्रतिरोध और इसके सिरों पर ही हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। इस सिरों पर ही निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। ये हमारे पास में है पी एन और यह है डायोड। ठीक है, यह है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत और यहां पर ही हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। यहां पर ही हमें क्या मिलेगा भाई? निर्गत वोल्टता, निर्गत संकेत हमें यहां ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दें, ये कहलाता है ट्रांसफार्मर। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में ये वाली तो कहलाती है प्राथमिक कुंडली P1 P2, ये कहलाती है द्वितीय कुंडली S1 S2, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। इसको हम कहते हैं लोड प्रतिरोध। यह है निवेशी संकेत। ये क्या है? निवेशी संकेत। निवेशी संकेत, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। यहां पर लगा रहे हैं ऐसी वोल्टता, ऐसी वाली। ठीक है, और यहां पर प्राप्त होती है इस टाइप की, ऐसे ऐसी वोल्टेज प्राप्त होगी। अभी थोड़ा सा इसको और समझते हैं, जो भी बातें हैं उनको क्लियर करते जाइए। चलिए, यहां पर देखें, ध्यान दें, महत्वपूर्ण बात क्या है? ये कैसे काम करता है? तो काम ऐसे करेगा कि जैसे इसमें ये तो प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये तो धनात्मक ऋणात्मक होती रहती है तरीके से। ऐसे ये तो निवेशी संकेत है। निवेशी संकेत को इनपुट वोल्टेज कह दिया मैं। ये ऐसे चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चलती है ना। अब क्या है, मान लेते हैं धनात्मक अर्ध चक्र में, धनात्मक अर्ध चक्र में, धनात्मक अर्ध चक्र में आधा जो चक्र होता धनात्मक, उसमें P1 तो होता नेगेटिव। P1 तो क्या होता भाई? नेगेटिव। P2 क्या होता है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
तो S1 देखो अन्योन्य प्रेरण के कारण से ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है अन्योन्य प्रेरण की वजह से। तो S1 क्या होगा पॉजिटिव और S2 क्या होगा नेगेटिव। यदि ऐसा होता है तो डायोड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डायोड अग्र बायस में होगा। डायोड क्या होगा, डायोड अग्र बायस में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। ये पॉजिटिव होता है तो आउटपुट वोल्टेज भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखें ऋणात्मक अर्ध चक्र में, क्योंकि ये तो धनात्मक ऋणात्मक होता रहेगा, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, ये कंटिन्यूअसली चलने वाला है। तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, P1 है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और P2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। इससे क्या होगा S1 तो नेगेटिव और S2 क्या होगा पॉजिटिव। डायोड से धारा प्रवाहित नहीं, इससे धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं हो, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब ये नेगेटिव होता है तो यहां से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, वापस जब पॉजिटिव होगी तो धारा प्रवाहित होगी, नेगेटिव में नहीं होगी पॉजिटिव में। इस तरीके से चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव ये होगी, लेकिन आपको यहां पर जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और देख लें, इस निवेशी संकेत की जो आवृत्ति है न्यू, तो निर्गत संकेत की आवृत्ति भी न्यू ही रहेगी। तो निवेशी और निर्गत की आवृत्ति समान, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता। यदि निवेशी संकेत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत संकेत की आवृत्ति भी क्या होगी 50 हर्ट्ज। दक्षता, दक्षता 40.6% होती है, 40.6% ही दक्षता रहेगी, 40.6% दक्षता रहेगी। क्लियर? चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। दक्षता 40.6% और आवर्ती निवेशी और निर्गत संकेत की सेम ही होती, उनमें कोई बदलाव नहीं आता। अब देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम टॉपिक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का अध्ययन करते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता क्या है? अर्ध तरंग दिष्टकारी का बढ़ा हुआ रूप है, इसमें दो दो डायोड होंगे। कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते, चलिए देखिए। ये क्या करता है, एसी वोल्टता के संपूर्ण भाग को डीसी में कन्वर्ट कर देता। एसी वोल्टता के संपूर्ण भाग को, संपूर्ण भाग को डीसी वोल्टता में बदलता है। एसी वोल्टता के संपूर्ण भाग को डीसी वोल्टता में बदलने का काम करता है, बदलता है। क्लियर? एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। सारे के सारे संकेत कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें दो डायोड हों, देखो कैसे जुड़ा होगा इसका जो सर्किट है तो एक बार समझ ले। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत ये है और इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से यहाँ पर एक कुंडली इस तरीके से जुड़ी होगी। ये हमारे पास में ऐसे एक ट्रांसफार्मर है, क्या है भाई? तरीके से ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है उससे दो डायोड जुड़े होंगे ऐसे, और उनके एन टर्मिनल को ऐसे जोड़ देते हैं। इसका एक ट्रांसफार्मर का यहां से हम जोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं मध्य निष्कासी बिंदु। ये यहां से जुड़ा नहीं रहता, यहां से इस तरीके से एक लोड प्रतिरोध होगा। देखो लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही निर्गत संकेत प्राप्त
किया जाता है। तो इस बिंदु और इस बिंदु के ऊपर, इस दोनों के बीच में आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होगा, निर्गत संकेत हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? निर्गत संकेत। क्या मिलने वाला है? निर्गत संकेत। ठीक है, यहां पर लगाया जा रहा है निवेशी संकेत। यहां क्या लगाया जा रहा है? निवेशी संकेत। जो निवेशी संकेत है उसको वी आई से, और ये जो निवेशी संकेत होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, जो वोल्टेज है निवेशी वोल्टेज, यहां पर जो निर्गत संकेत होता है वो ऐसा होगा, ऐसा। ओके, कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलता जाएगा। इस डायोड को मैं नाम दे दूं D1, इसको दे दें हम D2। ये P भाग N भाग, ये P भाग है, ये N भाग है, और ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये प्राथमिक कुंडली P1 P2 और ये द्वितीय कुंडली S1 S2। ये सारा डायग्राम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डायग्राम बनाया अभी मैंने, इसका निर्माण कर दिया है डायग्राम का। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझनी है, इसलिए कैसे काम करता है, इसकी कार्यविधि आप समझ लेवे। कार्यविधि देख के कैसे काम करता है ये। चलिए, तो कार्यविधि के अंदर धनात्मक अर्ध चक्कर में, धनात्मक अर्ध चक्कर में, धनात्मक चक्कर में, धनात्मक चक्कर के अंदर देखो क्या होगा, P1 पहले रहेगा नेगेटिव और P2 क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो S1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और S2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, D1 अग्र बायस में और D2 पश्च बायस में होगा। देखो D1 तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये P भाग से, इसमें से धारा बहेगी, लेकिन ये नेगेटिव P भाग से जुड़ा हुआ है तो ये पश्च बायस में होगा, इधर से धारा बहेगी। अग्र बायस में बहने वाली धारा ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे यहां से होती हुई इस तरीके से चक्कर लगाए। ठीक है, यदि मैं इसके डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाऊं, ऐसे हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास में ऐसे, ये तो है निवेशी संकेत। क्या है भाई? निवेशी संकेत PI। अब हमारे पास में यहाँ पर दो दो संकेत, दो दो क्या, एक तरीके से तीन तीन संकेत प्राप्त होंगे, T1 पर, T2 पर, और यह है लास्ट वाला VO। तो जब धनात्मक अर्ध चक्कर होता है ये भी पॉजिटिव होता, मतलब ये भी आउटपुट मिलेगा, लेकिन यहां पर आउटपुट नहीं मिलेगा पहले आधे चक्कर में, क्योंकि D2 में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, फिर क्या होगा? ऋणात्मक अर्ध चक्र में, ऋणात्मक अर्ध चक्र में, ऋणात्मक अर्ध चक्र के अंदर क्या होगा? P1 है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और P2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जिससे क्या होगा भाई? S1 तो हो जाएगा नेगेटिव और S2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इससे D1 पश्च बायस में और D2 अग्र बायस में होगा। ओके, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो इसमें तो ये तो पश्च बायस में रहेगा, ये अग्र बायस में होगा, तो इसमें से धारा बहेगी। कैसे बहेगी? इसमें से धारा जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर से जा नहीं सकती, इधर से ही आएगी भाई, ऊपर से नीचे, फिर ऐसे 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 चलेगी, इस तरीके से ऐसे। तो इसमें से तो लोड प्रतिरोध में से तो दोनों ही स्थितियों में सेम डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इसमें भी पॉजिटिव तो इसमें भी पॉजिटिव हो गया। इस नेगेटिव को भी इसने क्या बदल दिया? पॉजिटिव में। इसका जब पॉजिटिव रहता है तो इसमें से बहेगी, इसमें जीरो होगा, इसमें जब नेगेटिव होगी तो इसमें जीरो होगा, इसमें पॉजिटिव रहेगी। ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट के अंदर यदि आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव में ही मिलने वाला, आउटपुट किस में मिलने वाला है? पॉजिटिव में ही प्राप्त होने वाला है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें। निर्गत संकेत की आवर्ती, निर्गत संकेत की आवर्ती ये दुगुनी होती है निवेश वाली की। इसकी आवर्ती यदि न्यू है तो इसकी आवर्ती होगी 2 न्यू, दुगुनी। निवेशी संकेत की आवर्ती 50 हर्ट्ज तो निर्गत संकेत की आवर्ती 100 हर्ट्ज होगी। एक चीज क्लियर। फिर दक्षता, दक्षता इसकी दुगुनी होती है। इससे दुगुनी होगी। अर्ध तरंग दिष्टकारी से इसकी दक्षता क्या होगी भाई? दुगुनी होगी। तो मैंने एक ही पेज पर सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी है, जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर और तर्क द्वार लॉजिक गेट्स, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।